स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी और एनसीईआरटी के जो बॉक्स हैं वो हम पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि हो सकता है आपके पेपर में ज़्यादातर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं या कुछ हद तक जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के बॉक्स के अंदर से भी पूछे जाएंगे। तो आपको कम से कम बॉक्सों की रीडिंग तो होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बॉक्सों को पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे से और समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होने वाली है, तो आपको घबराना नहीं है। आने वाले जो चैप्टर हैं वो काफ़ी आसान होंगे उनके बॉक्स। फर्स्ट चैप्टर में थोड़ी बहुत जो है लैंग्वेज हार्ड हो सकती है। और आपको बता दूं, अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आपके सामने है। सेकंड वाला सत्येंद्र सर का है और थर्ड वाला इकोनॉमिक्स के जो टीचर हैं उनका है, कुमार सिकेन सर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बॉक्स है उसमें बताया गया है कि मानव भूगोल की परिभाषाएं। ठीक है, कि जो मानव भूगोल की परिभाषाएं वो क्या क्या हैं। जो पहली परिभाषा है वो दी गई है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये बताया गया रेडजेल द्वारा। तो आपको ये लाइन याद रखनी है, किसने बताया था। ठीक है, आपके एमसीक्यू में आएगा, ये कोई वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आने वाला है। एमसीक्यू के हिसाब से आपको ये लाइन याद होनी चाहिए। जो रेडजेल है आपको पता हो कि ये मानव भूगोल आप कह सकते हो उसके जनक हैं। और मतलब मानव भूगोल की जो इन्होंने परिभाषा दी है वो आपको ये परिभाषा याद रखनी है कि ये किसने दी थी। और दूसरी परिभाषा जो है वो है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अब ये जो परिभाषा है ये दी है एलन सी सैंपल ने। ठीक है, अब इसमें ये बताते हैं कि जो मानव भूगोल है वो क्या है। इन्होंने परिभाषा में बताया कि जो अस्थिर पृथ्वी है, मतलब जो कभी स्थिर नहीं है, जो मतलब गतिमान रहती है हमेशा, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। क्रियाशील मतलब जो कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है, क्रियाएं करता रहता है। तो जो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव है उसके बीच जो बदलते हुए संबंध है, मतलब परिवर्तनशील संबंध है, जब हम उनका अध्ययन करते हैं उन संबंधों का, किसके संबंधों का, जो अस्थिर पृथ्वी है और क्रियाशील मानव है, इन दोनों के बीच जो संबंध हैं जो बदलते रहते हैं उनका अध्ययन कहलाता है मानव भूगोल। ठीक है, ये कहा एलन सी सैंपल ने। आगे बढ़ते हैं। पॉल विडाल डी ब्लास्ट ने क्या परिभाषा बताई है वो भी आपको याद करना बहुत जरूरी है। वो है हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों। भौतिक नियम का मतलब है जो प्राकृतिक नियम है, जो प्रकृति के नियम है। तो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के बीच जो संबंध हैं, जो मध्य जो संबंध हैं, उनको बहुत ज्यादा संश्लेषित ज्ञान से जब हमें संकल्पना प्राप्त होती है, तो वही जो संकल्पना है वो मानव भूगोल कहलाती है। ठीक है, जब बहुत अच्छे से गहराई से जब हम इन संबंधों को पढ़ते हैं, किनके संबंधों को, जो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम है, प्राकृतिक नियम है, और जो इस प्रकृति पर रहने वाले जो जीव हैं, इनके बीच के संबंधों को जब हम बहुत गहराई से पढ़ते हैं और जब एक नई संकल्पना हमें जो मिलती है उससे, वो हमारी मानव भूगोल कहलाती है। और मानव भूगोल क्या है, पृथ्वी और मनुष्य के जो अंतर संबंध है, जो पृथ्वी और मनुष्य के बीच के जो संबंध हैं, उनकी एक नई संकल्पना पेश करती है, प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो पॉल विडाल डी ला ब्लाश और एक रेडजेल और एक एलन सी सैंपल, तीन ही परिभाषाएं हैं। काफी अच्छे से याद रखना इनको, कोई भी इनमें से एक आपके एमसीक्यू में आ सकती है, चांसेस हैं। अगला टॉपिक है मानव का प्राकृतिकरण। आपने नियतिवाद विचारधारा अगर अच्छे से पढ़ी होगी तभी आप इसको समझ पाएंगे, इस टॉपिक को। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं, आप चैप्टर को देखिए, पहले चैप्टर की वीडियो को, फिर आप जो है इस वीडियो को दोबारा प्ले कर लेना। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो काफी अच्छा है। ये स्टार्ट करते हैं। तो बेंदा नाम का एक लड़का है, ठीक है, बेंदा, और वो मध्य भारत, मतलब भारत के बीच के इलाका है जिसका नाम है अबूझमाड़, वहां के जंगलों में रहता है। ठीक है, और उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगलों के बीच है, मतलब वो बचपन से ही जंगल में रहा है। और यहां तक कि जो पक्षी है और जो आवारे कुत्ते हैं जिनकी भीड़ गांव में मिलती है भी यहां दिखाई नहीं देते। कोई भी प्रकार का पक्षी, कुत्ते, आवारे यहां पर नहीं दिखाई देते। और छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वो जो बेंदा है वो क्या करता है, छोटी लंगोट पहनकर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वो पेंडा का सर्वेक्षण करता है। पेंडा का मतलब होता है वन, जंगल, जंगलों को वो कहते हैं पेंडा। तो वनों का सर्वेक्षण करने जाता है वो, सर्वे करने, जहां उसका कबीला
कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि करता है। ठीक है, जंगलों में उसका जो कबीला है वो क्या करता है, आदिम जो कृषि होती है, जो हम जिसको झूम खेती कहते हैं, कर्तन दहन कृषि, वो करता है, तो उसको वो जाके देखने जाता है। और बेंदा और जो उसके मित्र होते हैं, उसके दोस्त, वो वनों के छोटे छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ जाता है वहां पे, और वहां पर जाके जब जंगलों में छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं भूमि के, उनको वो कृषि के लिए तैयार करते हैं, कर्तन दहन कृषि के लिए। और जो राख होती है उसका उपयोग वो मृदा को उर्वर बनाने के लिए करते हैं। और फिर क्या होता है, अपने चारों ओर खिले हुए महुआ के जो पेड़ होते हैं, जब वो अपने चारों ओर महुआ के पेड़ देखता है तो बेंदा को बहुत ज्यादा खुशी होती है। और जैसे ही वो महुआ, पलाश और साल, ये तीनों प्रजातियां हैं पेड़ों की, तो जैसे ही वो इन सबको देखता है तो वो क्या सोचता है कि जिन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया है, मतलब वो प्रकृति के प्रति अपना अपनी मतलब वो एक धन्यवाद मतलब देना चाहता है प्रकृति को, कि इतने सुंदर वातावरण में वो रहा है। और मतलब इसने जो प्रकृति है, जो पेड़ हैं, उन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया है। तो वो सोचता है इतने सुंदर ब्रह्मांड का मैं अंग हूं, तो मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। मतलब प्रकृति की वो इज्जत करता है, प्रकृति से डरता है, प्रकृति को अपना सब कुछ मानता है। ठीक है, नियतिवाद में यही सब हमने पढ़ा था। और फिर वो क्या करता है, विसर्पी गति से पेंडा, पेंडा मतलब जंगल, तो वो विसर्पी गति से क्या करता है, पेंडा को पार करता है। और बेंदा जो है वो लड़का, वो नदी तक पहुंचता है उसी जंगल में। वो जैसे ही वो वन को पार करके वो एक नदी तक पहुंचता है, तो जैसे ही वह चुल्लू भर जल लेने के लिए झुकता है नदी में, तो उसे वन की आत्मा लोई लुगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करना याद आता है। ठीक है, जो वन की आत्मा है वो मतलब जब वो पानी पीने के लिए झुकता है तो उसे याद आता है कि उसे वन की आत्मा को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी प्यास बुझाने की अनुमति दे रही है। तो वो समझता है कि मतलब काफी इज्जत देता है वो इस टाइम पे, जो प्रकृति और जो पृथ्वी की जो मतलब प्रकृति है, उसको काफी वो एक आत्मा का रूप दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, और वो आत्मा समझ के उसको धन्यवाद कर रहा है, जो भी उसकी हेल्प होती जा रही है। और अपने मित्रों के साथ वो फिर आगे बढ़ता है। फिर वो क्या करता है, बेंदा के जो जो बेंदा होता है वो लड़का, वो गूदेदार पत्ते होते हैं और कंदमूल, उनको चबाता जाता है, मतलब अपना पेट भी भरता जा रहा है वो। और लड़के जो होते हैं वो वन से गज्जहरा और कुचला, ये गज्जहरा और कुचला क्या है, ये पादप होते हैं, पौधे होते हैं खास प्रकार के, जिनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जो बेंदा है उसके जो वहां के लोग हैं, झोपड़ियों के लोग हैं, वो करते हैं इन पौधों का इस्तेमाल। और बेंदा आशा करता है कि वन की आत्माएं उस पर दया करेंगी। ठीक है, और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएंगी। ठीक है, वो चाहता है कि जिन जड़ी बूटियों की वो खोज में है, वो वन की आत्माएं उसे वो दिलवा देंगी। और ये आगामी पूर्णिमा मतलब आने वाली जो पूर्णिमा है, उसको मधाई या फिर जो जनजातीय मेला होता है, वहां पे वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है। वो वस्तु विनिमय करता होगा, और जो जड़ी बूटियों के बदले फिर वो कुछ और ले लेगा दूसरे लोगों से। और फिर वो क्या करता है, अपने नेत्र बंद करता है, आंखें बंद करके स्मरण करता है। ठीक है, और कोशिश करता है कि जो उसके बुजुर्गों ने उसे बताया था कि जड़ी बूटियों में, और मतलब जड़ी बूटियों के बारे में, और कहाँ कहाँ पर वो पाई जाती हैं, उन स्थानों के बारे में। और वो चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यान पूर्वक सुना होता। ठीक है, कि मतलब उसको उसको ढंग से याद नहीं आ पाता, तो बहुत कोशिश करता है कि उसके बुजुर्गों ने उसे क्या बताया था। फिर अचानक क्या होता है, पत्तों में खड़खड़ाहट होती है, और बेंदा और उसके जो मित्र होते हैं उनको पता होता है कि ये जो खड़खड़ाहट हो रही है, ये कोई बाहरी लोग आए हैं जो इन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए हैं, मतलब जो जंगली लोगों को ढूंढ रहे हैं कुछ लोग भारी। और फिर वो क्या करते हैं, एक प्रवाही गति से बेंदा और उसके मित्र मतलब वो एक तरीके से भागने लगते हैं, और जो घने जंगलों में फिर वो उसके पीछे जाके पेड़ों के, वो वहां पे अदृश्य हो जाते हैं, मतलब वो छुप जाते हैं अंदर कहीं, भाग जाते हैं, और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं, मतलब वो जाके जंगलों में खो जाते हैं, अंदर ही वो भाग जाते हैं वहां से बच के। समझ में आया? तो ये हो गया। अब अगला टॉपिक है प्रकृति का मानवीकरण। इसको पढ़ते हैं, क्या है यहाँ लिखा है, ट्रोंडहाइम, ये इस नाम से एक शहर है ट्रोंडहाइम। यहाँ के शहर में सर्दियों का मतलब होता है प्रचंड पवने और भारी हिम, मतलब ये इतना ठंडा इलाका है जहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं और बर्फ गिरती है बहुत भारी, और महीनों तक आकाश अदीप्त रहता है, मतलब कोई सूरज का नामो निशान नहीं रहता। अब एक यहाँ पे नाम दिया हुआ है कैरी। जो कैरी है वो सुबह सुबह 8 बजे अंधेरे में कार से काम पर जाती है। ठीक है, कैरी नाम की कोई जो है यहाँ पे वुमेन है, जो क्या करती है, 8 बजे अंधेरे में कार से काम पर जाती है। और सर्दियों के लिए क्या है, उसके पास विशेष टायर है, ठीक है, मौसम के अनुसार, और वो अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाए रखती है।
ठीक है, लाइटें जलती रहती हैं। और उसका जो ऑफिस है वो सुखदायक 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है। मतलब यहाँ क्या हुआ, प्रकृति के अनुसार तो वहां पर ठंड पड़ रही है, अब इन्होंने अपनी नई टेक्नोलॉजी का विकास करके क्या करा हुआ है, प्रकृति को चुनौती दे दी, और इसका जो ऑफिस है कैरी का वो तो गर्म रहता है अंदर से, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, वहां पे हीटर वगैरह होंगे, और वो 23 डिग्री सेल्सियस अंदर का तापमान है, बाहर तो कड़कड़ जो है मतलब कड़ाके की ठंड है। फिर क्या होता है, विश्वविद्यालय का जो परिसर है जहां पर वो काम करती है यूनिवर्सिटी में, वहां कांच के एक विशाल गुंबद के नीचे बना हुआ है। ठीक है, और ये गुंबद जो है वो सर्दियों में हिम को बाहर रखता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। समझ में आया आपको, ये जो गुंबद बना हुआ है कांच का, ये सर्दियों में हिम जो होती है बर्फ उसको बाहर रखता है, और गर्मियों में जो धूप है उसको क्या करता है, धूप को अंदर आने देता है। तापमान को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जाता है, मतलब प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ की जा रही है एक तरीके से, कि बाहर जब अगर ठंड या गर्मी है तो अंदर उसको बदला जा रहा है अपनी सुविधा के अनुसार। ये आपने संभववाद में पढ़ा होगा। और यद्यपि ऐसा जो है रूक्ष मौसम में नई सब्जियां और पौधे नहीं उगते, ये जो ऐसा मौसम है ये बिल्कुल भी सब्जियां या पौधे उगाने के लिए नहीं होता अनुकूल। तो कैरी क्या करती है, अपने डेस्क पर ऑर्किड रखती है, ऑर्किड, और उष्णकटिबंधीय फलों जैसे कि केला और कीवी का आनंद लेती है। ये नियमित रूप से वायुयान द्वारा मतलब हवाई जहाज द्वारा उष्ण क्षेत्रों से मंगाए जाते हैं ये जो केला वगैरह हैं। और माउस की एक क्लिक के साथ कैरी जो है वो नई दिल्ली में अपने सहकर्मियों से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है, और वह प्रायः लंदन के लिए सुबह की उड़ान लेती है कैरी जो है, और शाम को अपना मनपसंद टेलीविजन सीरियल देखने के लिए सही समय पर वापस पहुंच जाती है। यद्यपि कैरी जो है वो 58 वर्ष की है, और फिर भी वो विश्व के अन्य भागों के अनेक 30 वर्षीय लोगों से अधिक स्वस्थ और युवा दिखती है। तो ये कहानी समझाने का एक यही प्रयास था कि मानव ने किस प्रकार प्रकृति के नियमों को मतलब बदल दिया। प्रकृति में ठंड है तो मनुष्य क्या करता है, हीटर का इस्तेमाल कर लेता है, प्रकृति में गर्मी है तो मनुष्य एसी का इस्तेमाल कर लेता है। समझ में आया आपको, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक है उसमें आपको कुछ विचारधाराओं के बारे में बताया गया है मानव भूगोल की, जो मतलब हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। तो पहला इसमें लिखा हुआ है कि आपको रीडिंग बहुत जरूरी है इसकी, मानव भूगोल की कल्याण परक, मतलब जो मानवतावादी विचारधारा है जिसमें मनुष्य के कल्याण की बात की जाती है। इसमें कहा जाता है कि आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे ये जो पक्ष हैं ये सब हैं इसमें शामिल। तो ये सब इस विचारधारा में मेनली पढ़ाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं। दूसरी विचारधारा है आमूलवादी विचारधारा, जिसको रेडिकल विचारधारा भी कहा जाता है। ठीक है, रेडिकल। तो रेडिकल विचारधारा ने क्या करा है कि जो निर्धनता के कारण जो बंधन, सामाजिक असमानता है, ये सब मतलब इस सब को बताने के लिए मार्क्स जो कार्ल मार्क्स हैं उनका जो भी सिद्धांत था उसका उपयोग करा है। और इन्होंने ये कहा है कि जो आज के टाइम में या जितना भी मतलब जो ये मतलब समस्याएं होती हैं, जितनी भी समाज की समस्याएं हैं, गरीबी है, ठीक है, निर्धनता है, और मतलब गरीबी में ही आता है, ये सब जितना भी कुछ है ये सब पूंजीवाद के कारण हो रहा है। पूंजीवाद जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये समस्याएं भी बढ़ेंगी। तो ऐसा अमूलवादी विचारधारा में कहा गया। तीसरी है व्यवहारवादी विचारधारा, ये जो है मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है। और इसमें क्या बताया गया है, व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मतलब डायरेक्ट जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके साथ साथ जो मानव की जातीयता है, ठीक है, किस जाति का है मानव, किस प्रजाति का है और कौन से धर्म का है, इस पर जो है इन सब पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक्काल बोध पर ज्यादा जोर दिया है। तो ये एक मतलब जो मतलब साइकोलॉजिकल विचारधारा है, ये आपको नहीं समझ आएगी डायरेक्ट में। तो आपको बस ये तीन चीजें अच्छे से पढ़नी है और इसको रीडिंग करके रखना, अगर हो सके तो आपके पेपर में ये जरूर आ सकता है। अब ये तो बहुत बारी रिपीटेड है 1 नंबर के क्वेश्चंस में, मानव भूगोल के क्षेत्र और इसके उपक्षेत्र। ठीक है, तो सामाजिक भूगोल, मानव भूगोल के क्षेत्र मतलब मानव भूगोल के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं सामाजिक भूगोल। फिर सामाजिक भूगोल के भी उपक्षेत्र हैं। ठीक है, सामाजिक भूगोल के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि सामाजिक भूगोल जो एक भूगोल का क्षेत्र है उसके उपक्षेत्रों में क्या क्या आता है। ठीक है, और आपको बता दूं ये जो उपक्षेत्र हैं फिर इनका क्या है, दूसरे सब्जेक्ट से भी बहुत ज्यादा लेना देना है। जैसे जो ये व्यवहारवादी भूगोल है ये किससे जुड़ा हुआ है, मनोविज्ञान से।
ठीक है, जो हमारे मनोविज्ञान वाला सब्जेक्ट होता है। और सामाजिक कल्याण का जो भूगोल है वो कल्याण अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी से, ठीक है। और अवकाश का भूगोल है वो समाज शास्त्र से जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक भूगोल मानव विज्ञान से जुड़ा हुआ है। लिंग भूगोल जो है वो समाज शास्त्र में भी आप पढ़ते हैं, मानव विज्ञान में भी पढ़ा जाता है, महिला अध्ययन में भी पढ़ते हैं। ऐतिहासिक भूगोल जो है उसको हम इतिहास में भी पढ़ते हैं। चिकित्सा भूगोल को हम महामारी विज्ञान में पढ़ते हैं। अब दूसरा जो क्षेत्र है मानव भूगोल का वो है नगरीय भूगोल। इसमें आता है आपका नगरीय अध्ययन और नियोजन, नगरों को किस तरीके से योजना के तहत, मतलब ये नगरीय अध्ययन और नियोजन नाम का भी एक सब्जेक्ट है, इसमें भी पढ़ाया जाता है ये सब। और राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र जो है आप देख सकते हैं निर्वाचन भूगोल, ठीक है, सैन्य भूगोल। और इसके लिए और भी सब्जेक्ट है जहां पर आप ये पढ़ते हो, राजनीतिक विज्ञान है, सैन्य विज्ञान है, ठीक है। और जनसंख्या भूगोल के अंदर आप देखोगे एक सब्जेक्ट है जनांकीकी। और आवास भूगोल के लिए जो है ग्रामीण नियोजन। अब आर्थिक भूगोल के जो उपक्षेत्र हैं वो देख लीजिए, काफी जरूरी है इसमें से। अब आर्थिक भूगोल के जो ये क्षेत्र हैं, उपक्षेत्र, ये हम देखेंगे। पहला है संसाधन भूगोल, ठीक है। संसाधन भूगोल इसमें आ जाएगा कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। कहने का मतलब ये है आप ये सारी चीजें इस मानव भूगोल के अंदर आप पढ़ते हो, ठीक है। मानव भूगोल के अंदर के टॉपिक्स हैं ये सारे, ठीक है। और संसाधन भूगोल के लिए और भी सब्जेक्टों से जुड़ा हुआ है, जो ये संसाधन अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान से कृषि भूगोल जुड़ा हुआ है, औद्योगिक अर्थशास्त्र से उद्योग भूगोल जुड़ा हुआ है, पर्यटन और यात्रा प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। तो दूसरे सब्जेक्टों से भी इनका रिलेशन रहता है। अब अगला जो हमारा है बॉक्स वो है कि मानव भूगोल की वृहत अवस्थाएं, कैसे कैसे मानव भूगोल का विकास हुआ है, ठीक है। तो शुरू में जो उपनिवेशिक युग था, जब हम गुलाम थे, तो उपनिवेशिक युग में जो भूगोल का जो प्रचलित उपागम था, जो भूगोल मानव भूगोल का जो उपागम था वो था अन्वेषण और विवरण। तो एक नंबर में पूछा जा सकता है कि आरंभिक उपनिवेशिक युग में मानव भूगोल का कौन सा उपागम प्रचलित था, तो आपको बताना है अन्वेषण और विवरण, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और अन्वेषण विवरण मतलब खोजबीन करना और ये सब कहलाता है, ठीक है। तो इसमें इसकी जो विशेषता है वो है कि साम्राज्यी और व्यापारिक रुचियों ने जो यहाँ पे, तुम्हें मतलब आपको पता होगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे जो हमें मतलब जिन्होंने राज करा, और साम्राज्य और व्यापारिक रुचियों ने क्या करा कि नए नए क्षेत्रों में खोज और अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया। इनका ये मानना था कि ज्यादा से ज्यादा हमें खोज करनी चाहिए। और इन्होंने क्षेत्र का विश्व ज्ञान कोशीय विवरण, मतलब विश्व के ज्ञान के मतलब जो मतलब ये क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र का बहुत ज्यादा ज्ञान लेना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने क्या करा, ज्यादा से ज्यादा खोजबीन पर इन्होंने फोकस किया। और दूसरा जो उपागम है आप कह सकते हैं वो है प्रादेशिक विश्लेषण। और प्रादेशिक विश्लेषण का जो उपागम है वो आया हमारे उत्तर औपनिवेशिक युग में, ठीक है, उत्तर औपनिवेशिक युग में, औपनिवेशिक युग के बाद में। और इसमें मतलब ये मतलब ऐसा कहा गया है कि प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किया जाएगा। प्रादेशिक विश्लेषण मतलब हर प्रदेश का विश्लेषण अच्छे से एनालाइज करना, ठीक है। तो प्रदेश के सभी विस्तृत, जो प्रदेश के जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं उन सबको अच्छे से पढ़ा जाएगा। और ये भी था कि सभी प्रदेश, मतलब जो सभी प्रदेश पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग हैं, अतः इन भागों की पूरी समझ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। अगर हमें पूरी पृथ्वी की जानकारी लेनी है तो हमें सभी भागों की, जो भी भाग हैं, जो क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम जा रहे हैं, हम जानकारी लेने, उनकी अच्छे से पूरी समझ होनी चाहिए, तभी हम पूरी पृथ्वी की जानकारी ले पाएंगे। फिर अगला उपागम आया क्षेत्रीय विभेदन। ये आया अंतर युद्ध अवधि के बीच में 1930 के दशक में, ठीक है। अंतर युद्ध अवधि जो थी 1930 के दशक में ये आया, और ये क्षेत्रीय विभेदन कहलाता है, ठीक है, इस उपागम को कहते हैं। इसमें क्या था कि एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार से अलग है उनकी तुलना करना, और इस पे मतलब उनकी मतलब विलक्षणता की पहचान करना, इस पर जो है ज्यादातर जोर दिया गया। फिर अगला जो उपागम था वो था स्थानिक संगठन, जो काफी आधुनिक था। और ये जो था आपका आया 1950 के दशक के अंत में, और 1960 के दशक के अंत तक ये रहा। और इसमें कंप्यूटर की सहायता करी, मतलब कंप्यूटर का प्रयोग किया गया, ठीक है, और परिष्कृत सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया। मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में जो था वो भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता था। और इस प्रवस्था, जो ये जो प्रवस्था थी, इसको विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। मतलब ये थोड़ा सा हार्ड रहेगा आपके लिए समझना, पर ये आपका जो मेन जो आएगा वो एमसीक्यू में आएगा कि जो उपागम कौन सा था और इसकी समय अवधि क्या थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, और इसकी रीडिंग बहुत जरूरी है। आगे है 1970 के दशक में जो उपागम आया उसको कहते हैं कि मतलब मानवतावादी और जो अमूलवादी, व्यवहारवादी, ये तीनों विचारधारा आपको मैंने पढ़ाई थी, इसका उदय हुआ।
और इसमें क्या था कि मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं के अभ्युदय से मानव भूगोल जो है सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। और इन विचारधाराओं की थोड़ी और जानकारी के लिए नीचे दिए गए बॉक्स का अवलोकन करें। बॉक्स आपको मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। और 1990 का जो टाइम था उसमें जो उपागम आया उसको कहते हैं भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद, मतलब आधुनिकवाद आया, इसके अंदर मॉडर्नाइजेशन हुआ और इसमें वृहत सामान्यकरण और मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न उठने लगे और अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया। तो ये जो चीजें हैं बॉक्स की पहले चैप्टर में तो खासकर काफी ज्यादा हार्ड है समझने में, क्योंकि इसके लिए पूरा आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए इन सब चीजों की, पर ये ज्यादा जरूरी नहीं होते, इसीलिए आपके बॉक्स में दिया जाता है। पर आपको ये बॉक्स की रीडिंग बहुत जरूरी है क्योंकि आपके पेपर में ये यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो पहले चैप्टर की यहाँ पे बॉक्स रीडिंग यहाँ पे हम खत्म करते हैं। दूसरा चैप्टर इससे थोड़ा आसान होगा और काफी अच्छा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।